पार के मूड में है। इतिहास के नायक राणा सांगा यानी महाराणा संग्राम सिंह को गद्दार बताना रामजी लाल सुमन को भारी पड़ गया है। अब करणी सेना उनका पीछा छोड़ने के मूड में नहीं है। उग्र आंदोलन किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से चर्चा करेंगे। राणा सांगा को लेकर राज्यसभा में दिए बयान के बाद आगरा में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ करणी सेना ने जमकर बवाल किया। तलवारें लहराने की तस्वीरें आगरा में करणी सेना की रक्त स्वाभिमान रैली की है। देखिए कैसे करीब 1 लाख लोग लाठी और तलवारों से लैस हैं, जो उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से यहां पहुंचे थे। देखिए कैसे आगरा में कार्यक्रम स्थल पर पुलिस के पहुंचने पर करणी सेना का आक्रोश बढ़ गया और कार्यकर्ता भड़क गए। पुलिस के सामने ही करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने तलवार और डंडे लहराए। पुलिस आक्रोशित भीड़ को देखकर वापस चली गई। महाराणा सांगा को लेकर कहीं न कहीं अब क्षत्रिय समाज में कहीं न कहीं देखा जाए जोश है। जोश की एक तस्वीर हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि एक ट्रैक्टर से क्षत्रिय समाज के लोग आए हुए हैं। इस पर साफ तौर पर लिखा है महाराणा, और ऐसे में रामजी लाल सुमन के दिए गए बयान के लेकर क्षत्रिय समाज के युवाओं में काफी आक्रोश और कहीं न कहीं जोश दिखाई दे रहा है। और तमाम यहाँ पे लोग हैं हमारे साथ, आयोजक है। ऐसे में तस्वीरें आप देखा जा सकता है कि आज इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। कैसे आप मानते हैं? ऐसे मानते हैं, पब्लिक तो राजपूताना है और राजपूताना किसी पर रुके हैं ना रुकेंगे। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप वीर सिंह उर्फ वीरू भैया सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत भी भीड़ की अगुवाई करते नजर आए। उनके पीछे चलने वाली भीड़ का जोश हाई दिखा। हर किसी की जुबान पर राणा सांगा अमर रहे और रामजी लाल सुमन माफी मांगे के नारे थे। देखा जाए तो रक्त स्वाभिमान सम्मेलन को लेकर क्षत्रिय समाज ने कहीं न कहीं तस्वीरें आप भीड़ की आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मंच पर क्षत्रिय समाज के बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे वो राज शेखावत हो या शेर सिंह राणा। लगातार भीड़ का कारवां बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कहीं न कहीं मंच से लगातार क्षत्रिय समाज को लेकर देखा जाए तो रामजी लाल सुमन के दिए गए बयान को लेकर कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर विरोध होते दिखाई दे रहा है। और ऐसे में कहीं न कहीं भीड़ का कारवां धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। राणा सांगा की जयंती पर आयोजित स्वाभिमान रैली में युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेंद्र राणा भी पहुंचे, जिस पर 26 मार्च को आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर हमले का आरोप है। इस घटना का मुख्य आरोपी भी बनाया गया है। इस बवाल से पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनका घर किले में तब्दील कर दिया गया। पूरे विवाद की जड़ है रामजी लाल सुमन का बयान, जिसमें उन्होंने संसद में राणा सांगा को गद्दार कहा था। उन्होंने दावा किया कि राणा सांगा के बुलावे पर ही बाबर भारत आया था और उसने इब्राहिम लोदी को हराया। उनके इस बयान से करणी सेना के सदस्य भड़के हुए हैं और रामजी लाल सुमन से नाक रगड़कर माफी की मांग कर रहे हैं। राम राम जी, जय श्री राम, जय गौ माता भाई। भाई सारे छत्तीस बिरादरी का भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, सारे भाई अपना। और जो इसने सुमन जी ने कहा है, जो सुमन है, जो इसने बोला था और जो हमने कहा था, भाई आएंगे। अब चाहे प्रशासन रोके, चाहे फौज रोके, कोई भी रोके, भाई बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। बिल्कुल घर से निकले, मुकदमे खाने भी तैयार है, जेल जाने भी तैयार है। करणी सेना के आगरा में प्रदर्शन के बीच एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि कई करणी सेना यहां घूम रही हैं। हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती, ये अच्छा नहीं है। मेरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कौन करणी सेना? तमाम करणी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले करणी सेना के जरिए क्षत्रिय समाज अपनी अलग राजनीतिक लाइन खींचता दिख रहा है, तो स्वाभिमान रैली में पार्टी लाइन से अलग हटकर कई राजपूत नेताओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर बवाल के बीच हर स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के पुख्ता इंतजाम रहे।
तो करणी सेना, आगरा में करणी सेना ने लगातार आज बवाल काटा, जमकर बवाल काटा। नेशनल हाईवे पर करणी सेना ने जाम तक लगा दिया और जमकर बवाल करणी सेना ने काटा है। तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई और उसके जरिए आगरा में पहुंचे हुए करणी सेना के हजारों जो लोग थे, हजारों कार्यकर्ता, वो सारे के सारे तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इस वक्त ये सभी वहां मौजूद थे। फ्लाईओवर के ऊपर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ठीक ऊपर मौजूद ये बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में करणी सेना के कार्यकर्ता, करणी सेना के लोग और सड़क पर नीचे भी करणी सेना के कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद में मौजूदगी ये बता रही थी कि अपने विरोध को बड़ा करने की तैयारी में हैं। ये बवाल आगरा में राणा सांगा को पर दिए गए रामजी लाल सुमन के बयान के बाद और उग्र होता हुआ आज दिखाई पड़ा। इससे पहले उनके घर के बाहर प्रदर्शन हुआ था, आज आगरा में इसको लेकर प्रदर्शन होता हुआ दिखाई पड़ा। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, रामजी लाल सुमन हमारे हैं, ये सेना वेना नकली है, ये सब बीजेपी के लोग हैं। ये मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामजा सुमन जी के सम्मान और रामजा सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त लगातार। अखिलेश यादव अपनी तरफ से कह रहे थे और ये उम्मीद जता रहे थे कि प्रशासन रामजी लाल सुमन की रक्षा करेगा। हालांकि ये करणी सेना के वो लोग हैं जो अपना बवाल प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और उसके पीछे रामजी लाल सुमन का संसद में दिया गया बयान, जिसके बाद राणा सांगा को लेकर तलवारें खिंच गई दोनों तरफ से। हालांकि रामजी लाल सुमन अब जरूर कह रहे हैं कि विरोध की भी अपना एक तरीका होता है और वो कानून के दायरे में होना चाहिए। अजीत सिंह हमारे साथ, राष्ट्रीय संयोजक करणी सेना, इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर कालीचरण दलित एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। विवेक मिश्रा इतिहासकार के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजीत जी, मैं आपका रुख करूंगा, ये विरोध, ये प्रदर्शन कब तक चलने वाला है? और साथ में रीना एन सिंह भी हमारे साथ, वकील सुप्रीम कोर्ट, जुड़ी हुई हैं। देखिए मनोज जी, जो ये सांसद महोदय हैं, इन्होंने जिस तरह का बयान दिया, एक लाइन में इनको बोलना था कि मैंने आवेश में बोल दिया, मुझे गलती से बोल दिया, मैंने भावनाओं में बह के बोल दिया, जरा सी एक लाइन की माफी मांगनी थी और अखिलेश यादव जी को भी उसे आगे बढ़ाते हुए माफी मांगनी चाहिए थी। जो राजपूत समाज के महाराणा सांगा थे, वो केवल राजपूत समाज के लिए आदर्श नहीं थे, वो 36 कौम के लिए आदर्श थे। और जो हम महापुरुष होते हैं देश का, उनको सबका सम्मान करना चाहिए और उन पर केवल राजपूत समाज का हक नहीं है, सभी लोगों का उतना ही हक है जितना राजपूत समाज का हक है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और दलित कार्ड खेलने की जो ये नकली कोशिश की जा रही है, इसको इस देश की जनता पूरी तरह समझ चुकी है और आने वाले समय में ये समाजवादी पार्टी को अच्छी तरह से लोग समझा देंगे कि हमारे महापुरुषों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। और हमारा ये आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप आगरा में देखिए, जितनी हमें उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा लोग वहां पे इकट्ठे हुए, क्योंकि लोग आक्रोशित हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि अखिलेश जी को आगे आकर जिम्मेदारी से अपने उन सांसद महोदय को भी लाकर के जितनी जल्दी हो सके माफी मांग लेनी चाहिए। राजपूत समाज बहुत बड़ा दिल रखता है, अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो वैसे तो हमारे लोग, क्योंकि अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मनाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस देश में शांति व्यवस्था बनी रहे और
कोई इस तरह की अप्रिय घटना नहीं घटे। इससे पहले भी आप लोग प्रदर्शन रामजी लाल सुमन के घर के बाहर कर चुके हैं, क्या वो काफी नहीं था जो आज का भी प्रदर्शन आपने बुलाया, ऑर्गेनाइज किया? देखिए साहब, वो जो प्रदर्शन था, मैं कह रहा हूं कि योगी जी की सरकार को उसमें भी एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके जांच करनी चाहिए। हमारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से निहत्थे हाथों से वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, क्योंकि करनी सेना तो जो भी करती है ऐलान करके करती है, खुलेआम करती है, और हम कोई गलत काम नहीं करने गए थे। हम प्रदर्शन करने जाते हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासन को, शासन को, सरकार को पता होना चाहिए कि कोई संस्था अगर कोई प्रदर्शन करने जा रही है तो उसकी सूचना होनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडों ने वहां पे इकट्ठे होके हमारे लोगों पर और पुलिस पर जिस तरह से पत्थर, डंडे, लाठी बरसाई है, बहुत सारे पुलिस वालों के चोटें आई हैं, तो इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए थी। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए कि केवल हमारे लोगों पे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन लोगों पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इसलिए उस एक्शन का ये रिएक्शन है कि आज ये इतनी बड़ी रैली हमने महाराणा सांगा की जयंती के रूप में आगरा की धरती पे हम लोगों ने मनाई। महाराणा सांगा की जयंती के रूप में आगरा की धरती पर इन्होंने ये रैली बुलाई, आज के दिन अपना विरोध प्रकट किया। एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे। डॉक्टर कालीचरण स्नेही मेरे साथ दलित एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़े हैं। डॉक्टर कालीचरण, बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से इस विवाद को आप समझाएंगे और आप देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे महापुरुष राणा सांगा जी की जयंती पर उनको सादर नमन करते हैं और आशा करते हैं कि उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया देश के स्वाभिमान के लिए, उस पर उनके अनुयायी चल करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके और फिर किसी तरह की कोई और कार्रवाई ना करें जिससे कि शांति भंग। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जिस तरह से हमारे सपा के सांसद माननीय रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया है राज्यसभा में, उस तरह के बयान की कोई आवश्यकता नहीं थी। और जैसा कि हमारे अभी इस पैनलिस्ट में जो साथी कह रहे थे, बड़ी अच्छी तरह से वो बता रहे थे कि भाई एक दो शब्दों की माफी मांग लेनी चाहिए थी। इसमें कोई हर्ज नहीं है। कभी उत्तेजना में या फिल्मों में इस तरह का हो जाता है, और जब राज्यसभा की कार्रवाई से उस शब्द को और उस पूरे वाक्यांश को निकाल दिया गया है तो उसका कोई औचित्य भी नहीं रह जाता है। आदरणीय रामजी लाल सुमन जी को खेद व्यक्त करना चाहिए था, क्षमा मांग लेनी चाहिए थी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि राजनीति में जो गिरावट आई है, इस तरह का किसी भी दल के नेताओं में ये गिरावट लगातार हर दल के नेताओं में हो रही है कि किसी तरह की कड़वाहट पार्लियामेंट में जब व्यक्त करते हैं और उस पर जब जोर दिया जाता है कि भाई ये गलत हो गया है, अनपार्लियामेंट्री शब्दावली आपने यूज की है, तो वो जिद पकड़ जाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है, ये किसी भी दल के लिए। तो ये करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आदरणीय रामजी लाल सुमन से जिस तरह से ये इतिहास का पन्ना पढ़वाया गया, किसी और सांसद से भी वो पढ़वा सकते थे सपा के। बेकार में मतलब इस मसले को बढ़ाया गया है, दलितों में और राजपूतों में टकराव पैदा किया गया है, तो किसी प्रकार से औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। मैं तो कहूंगा कि भाई देखिए, हम दलितों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वास्तव में मुझे लगता है, आप अन्यथा ना लें, मुझे लगता है कि ये सरकार और सपा दोनों का मिला जुला खेल लग रहा है मुझे। भाई आप तलवारें लहरा करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि हमारा ये जायज हक है, ठीक है, आपका हक है। प्रशासन को भी इसमें शक्ति बरतनी चाहिए थी और किसी भी तरह के प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से चले, लेकिन अस्त्र शस्त्र लहराना किसी भी तरह से, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि कतई उचित नहीं ठहरा जा सकता एक लोकतांत्रिक देश में। फिर इस तरह से यदि सभी समाज लोग अपनी अपनी सेना लेकर के इस तरह का प्रदर्शन करेंगे, तो डर को भय का वातावरण ना बने। जी, सपा और भाजपा दोनों को इस गेम को खत्म कर देना चाहिए। चलिए, मैं विवेक मिश्रा जी का रुख कर लेता हूं। विवेक मिश्रा जी इतिहासकार के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक मिश्रा जी, आप ही समझाइए, ये विवाद क्या व्यर्थ है, जानबूझ के किया गया, इसकी आवश्यकता थी, नहीं थी, इतिहास क्या कहता है? देखिए राजीव जी, वैसे
ये एक पंक्ति कहीं से उठा करके इसका जो है बात का बतंगड़ बना दिया गया है। बाबर ने तो ये भी कहा था कि भैया, हुमायूं को उसने हिदायत दी थी खास तौर से कि तुम जो है हिंदुस्तान में गाय नहीं काटना। अब ये सुमन जी ने ये बात क्यों नहीं उठाई कि भाई आजादी के बाद से लगातार गाय कटती चली आ रही। बाबर ने ये कहा था कि भैया गाय नहीं कटनी चाहिए भारत के अंदर। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूं। और इतिहास के निगाह से आप देखेंगे तो बाबर जो है उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ, और उससे पहले गुरु नानक देव जी पैदा हुए थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है, आप सब लोगों ने सुना होगा गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में। उसमें एक जगह गुरु बानी करके, वो बाबर बानी करके एक जगह है, उसमें लिखा हुआ है खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराइया। अब देखिए, उस समय गुरु नानक देव जी इसके बारे में कह गए थे बाबर के बारे में कि तुमने खुरासान, जो कि उस समय का ईरान और तुर्कमेनिस्तान और मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ये सारा एरिया बनता था। अब इस जगह पे क्या राणा सांगा जी ने बुलाया था क्या उसको? एक सेकंड को आपको मैं बता रहा हूं, बाबर को इस जगह पे तो राणा सांगा ने नहीं बुलाया था ना। अब बाबर से हट करके आप अगर इस कौम के इतिहास को देख लीजिए, 622 में मदीना में किसने बुलाया था? किसी ने नहीं बुलाया था, सारे यहूदी थे। एक भी यहूदी नहीं बचा 10 साल के अंदर, वहां पे सारे खत्म हो गए। 635 तक ईरान बर्बाद हो गया, किसी ने नहीं बुलाया था। आप उसके ईरान का जो राजा था यज़दगर्द III, उसकी लेटर जो है खलीफा को उसने लिखी थी। उसने कहा था तुम हमसे दूर रहो, तुम रेगिस्तान में कीड़े मकोड़े खाने वाले लोग हो, हम शांति से जीने वाले लोग हैं। राणा सांगा को लेकर इतिहास क्या कहता है, उस पे आ जाइए। किस बात पे? राणा सांगा को लेकर इतिहास क्या कहता है? क्या उसी ने निमंत्रण दिया था जैसा रामजी लाल सुमन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, मैं वही आपको बात बोल रहा हूँ ना, मैं वही आपको बात बोल रहा हूँ कि उन्होंने निमंत्रण तो खुरासान के लिए भी नहीं दिया था। खुरासान उसने, या उससे पहले, ओके जस्ट लीव दिस क्वेश्चन असाइड फॉर अ मोमेंट। आप ये बताइए, मोहम्मद कासिम को किसने निमंत्रण दिया था? मोहम्मद गजनवी को किसने निमंत्रण दिया था? मोहम्मद गौरी को किसने निमंत्रण दिया था? इल्तुतमिश को किसने निमंत्रण दिया था? ये जो तुगलक आए थे, सैयद आए थे, इनको किसने निमंत्रण दिया था? ये तो सारे बाबर से पहले आए थे ना। ये एक चीज उठा करके, ये कहीं से एक पंक्ति उठा करके ये चले आ रहे हैं कि भी राणा सांगा जी ने, और जब राणा सांगा जी ने अगर उसको निमंत्रण दिया था तो गले हाथों से मिले होते ना। कहीं पे जिक्र है कि भैया जाके खुले हाथों से मिले? बिल्कुल बिल्कुल। फिर युद्ध क्यों लड़ते वो? युद्ध क्यों लड़ते फिर आपस में जब बुलाए होते तो? एक बड़ा, और मैं इतिहासकारों की आपको बात बताना चाहता हूँ। कहते हैं फतेहपुर सीकरी में दोनों की लड़ाई हुई थी, और उसके बाद में बताते हैं कि भैया अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाया था। जब बाबर की लड़ाई राणा सांगा जी से फतेहपुर सीकरी में हो गई थी, यानी कि फतेहपुर सीकरी पहले का बसा हुआ शहर है। आज की तारीख तक में लोग, हमारे इतिहासकार बताते हैं कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाया था। तो इतिहास जो है ना, हम अपनी अपनी निगाह से जो हमें अपनी निगाह से हम इतिहास देखते हैं। मैं अखिलेश यादव की एक और बात सुना देता हूं पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं रीना एन सिंह की तरफ। अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी, समाजवादी लोग, उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। अखिलेश यादव सीधे कह रहे हैं ये कोई करणी सेना नहीं है, हिटलर से तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं सब बीजेपी के लोग हैं। खैर, रीना एन सिंह का मैं रुख कर लेता हूं। रीना एन सिंह, आपने एक मामला भी दर्ज करवाया सुप्रीम कोर्ट की। बात का जवाब देना चाहता हूं, ठीक है अखिलेश जी की बात का। हाँ, देखिए, ये जो करणी सेना है, ये सामाजिक संस्था है, इसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हमारी करणी सेना के हमारे उद्देश्य हैं, हमारे काम करने का तरीका है, हम किसी भी राजनीतिक दल के अंडर में रह के काम
नहीं करते हैं। और इसीलिए करनी सेना बनाई गई है कि जो ये रामजी लाल सुमन जैसे लोग हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करना चाहते हैं, जब चाहे जैसी बयानबाजी करना चाहते हैं, ठीक है, फिल्मों के माध्यम से ठीक है राजपूत समाज को विलन बनाया गया जी, और हमारी जो ठीक। ऐतिहासिक धरोहर है उनको तोड़ा जा रहा है। आता हूं इसीलिए इस आपके करनी पास सेना आता हूं, निर्माण रीना एन हुआ। सिंह का। और नकली हम ठीक है, हैं या ये अखिलेश यादव नकली है, ये आने वाले समय में हम बता देंगे इनको। ठीक है, आने वाले समय में बताएंगे कौन नकली है। रीना एन सिंह, वकील सुप्रीम कोर्ट। रीना जी, आपने एक मामला भी दायर किया है इस इतिहास को तोड़ मरोड़ करने के लिए मथुरा के एमपी एमएलए कोर्ट में, क्या है उस बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, जो रामजी लाल सुमन ने जो स्टेटमेंट दी थी वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट थी और हमने स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट मथुरा में आर्टिकल 356 बीएनएस के अंतर्गत की जो मानहानि का मुकदमा है वो हमने मुकदमा दाखिल किया है और वो एडमिट भी हो गया है। और अब नेक्स्ट हियरिंग में रामजी लाल सुमन को सम्मन इश्यू होंगे। हमने पर्सनल अपीयरेंस के लिए भी रिक्वेस्ट की है। देखिए, ये एक जो अभी पहले हिस्टोरियन कह रहे थे तो मैं उसमें थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देती हूँ कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया था, दौलत खान लोधी ने बुलाया था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए और बाद में राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया। ये जो तथ्य हैं ये सबके सामने है। दूसरा, आप ये देखिए कि जो पहले एग्रेशन हुआ, रामजी लाल सुमन के घर का घेराव हुआ, ये करनी सेना वाले या कोई भी क्षत्रिय संगठन या कोई भी हिंदूवादी आदमी अपने आप नहीं चला गया। जब कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव संसद के अंदर अगर किसी महापुरुष का जिसने देश की अखंडता के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, उसके खिलाफ अगर देश की संसद में अपमानजनक वाक्य कहा जाएगा तो क्यों नहीं किसी ने कानूनी मुकदमा दाखिल किया। सुमोटो केसेस स्पीकर भी ले सकते थे। और ये भी आप ये तब देखिए कि जब ये ऐसे पूरे कानून है कि आपको ये जो बीएनएस हमारा नए जो कानून आए हैं उसमें सेक्शन 152 के अंदर कि आप देश की अखंडता पर, स्वाभिमान पर सीधा हमला कर रहे हैं, तो वहां पे उनके ऊपर सीधा मुकदमा दाखिल करना चाहिए था। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग से उसको डिलीट करना चाहिए था। और तब ये क्यों नहीं हुआ, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार करती, चाहे वो स्पीकर करते। तो जब आप एक जाति को टारगेट कर रहे हैं तो अगर सामने वाले ने विरोध किया, वो तो आपको संविधान ने अधिकार दिया है। आज भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने स्टेटमेंट जारी करी कि भाई शांतिपूर्वक प्रदर्शन की इजाजत दी जाती है। और देखिए, जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा गया है, पर संविधान के किस आर्टिकल में यह कहा है कि आप महापुरुषों का अपमान कीजिए। और दूसरी तरफ जब आप एक महापुरुषों के इतिहास को आप जातिवाद रंग देते हैं, आप राजनीतिक रंग देते हैं। संविधान ने हमें राइट टू इक्वालिटी। आपने प्रेयर क्या की है इसमें? देखिए, हमने प्रेयर इसमें ये की है, सजा की प्रेयर करी है। मानहानि के उसमें एफआईआर दर्ज हो माननीय न्यायालय के समक्ष, ठीक है, जिसमें कि 2 साल की सजा है। ठीक है। डॉक्टर सनेही को मैं लाता हूं इस चर्चा में। डॉक्टर सनेही, अब तक जो आपने सुना उसको देखकर आपको क्या लगता है? क्या वाकई आप अब भी इसी अपने मंतव्य के हैं कि डॉक्टर रामजी लाल सुमन अभी भी चाहें तो सिर्फ 2 बोल कर इस पूरे मामले को खत्म किया जा सकता है? देखिए, अब राजनीतिक मुद्दा बना लिया है और ये ऐसा होने नहीं देंगे। मुझे लग रहा है कि सपा इसको इस तरह से होने नहीं देगी और भाजपा भी अपनी तरह से इस, चूंकि जब समाप्त नहीं कर रही है सपा, तो इस मुद्दे को बनाए रखने में उनको फायदा है, वोटों का भी फायदा है और एक तरह से दलितों को गुमराह करने की और अपमानित करने की कोशिश है। इससे बचना चाहिए। दलितों को तो बिल्कुल किनारा कर लेना चाहिए। इसमें किसी भी दलित को या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महापुरुष का, किसी भी समाज का महापुरुष हो, उसको अपमानित करने का या किसी भी कौम के लोगों को गद्दार कहने का किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है और ये शोभा भी नहीं देता एक लोकतांत्रिक देश में। हम सब भाई भाई हैं, हमें मिलजुल कर रहने की कवायद करनी चाहिए। आपस में जो नफरत फैल रही है उसको तुरंत बंद करना चाहिए, चाहे हिंदू मुसलमान के बीच में हो, चाहे दलितों के सवर्णों के बीच में हो और चाहे राजपूतों और दलितों के बीच में जो भड़काने की कोशिश हो रही है, सब बंद होनी चाहिए।
और मैं चाहूंगा करणी सेना के लोग अपने अधिकारियों से, उनके पदाधिकारियों से भी चाहेंगे कि वो शांतिपूर्वक बनाए रखें। ये किसी दलित की ओर से कहा गया बयान भले ही है, लेकिन एक सपा के सांसद का बयान है, उसको उसी रूप में देखना चाहिए और इसमें सपा वालों को तुरंत ही कोई निर्णय करके इस मामले को खत्म करना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्नेही आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। रीना एन सिंह, विवेक मिश्रा जी और अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।